नमस्कार साथियों, मैं शरद त्रिपाठी, आपका एजुकेटर कॉग्निडू ऐप और वेबसाइट के माध्यम से भारत के भूगोल की कक्षाओं को आगे संचालित करने की दिशा में एक अन्य क्लास लेकर के पुनः उपस्थित। इस क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमियां और प्रायद्वीपीय भारतीय पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में चूंकि प्रायद्वीपीय भारत लिखा है, मैं आपको प्रायद्वीप के बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूँगा। प्रायद्वीप वह भूखंड होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तीन ओर से जल से घिरे भूखंड को प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर भारत का जो ये हिस्सा है, ये एक प्रायद्वीप है क्योंकि ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर मैप में मैंने पहले से ही कुछ प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पहाड़ियों को बना लिया है, जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे पढ़ने में, क्लास को लंबी ज़्यादा ना किया जाए। मैप में अगर बनी है तो मैं उनके नाम बताते हुए आपको पहाड़ियों के बारे में तुरंत बता दूंगा, जो भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं उनका जिक्र करूँगा। और हम लोग अगर शुरू करते हैं तो इससे पहले मैंने हिमालय बताया था। हिमालय के दो वर्गीकरण, हिमालय क्या सिद्धांत, निर्माण सिद्धांत मैंने बताया। हिमालय निर्माण के कितने सिद्धांत है? दो सिद्धांत। कौन कौन से? कोबर का भूसन्नति, हैरी हैश का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है, हिमालय का निर्माण मैंने बताया किस साल में हुआ। ठीक है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसका मैंने इस बारे में बताया। हिमालय का विभाजन बताया एक उत्पत्ति के आधार पर। पहला ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय की चार श्रेणियां: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? बृहद हिमालय, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। अधिकांश सर्वोच्च चोटियां इसी बृहद हिमालय वाले हिस्से में। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मनसालू, ये सारी। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करना है। ठीक है, दिमाग में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। सबसे ऊंची पश्चिम से पूर्व की मैंने एक ट्रिक बताई थी, बहुत ही आसानी से एक बार में आपको सबको याद हो गई होंगी। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने फिर लघु हिमालय पढ़ा, और लघु हिमालय में हमने बहुत सारे पर्यटक स्थल देखे। चक्रौता, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, दार्जिलिंग, रानीखेत, है ना। ये सारे पर्यटक स्थल लघु या मध्य हिमालय के हिस्से हैं। और यहीं पर हम लोगों ने घास के मैदान पढ़े। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, और उत्तराखंड में हम लोगों ने बुग्याल, पयार घास के मैदान पढ़े। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने कौन सा हिमालय पढ़ा? शिवालिक हिमालय, सबसे नवीन हिमालय। हिमालय का सबसे नवीन, जिसे बाह्य हिमालय, उप हिमालय का नाम दिया जाता है। तो ये जो शिवालिक हिमालय है, ये यहाँ पर जम्मू पहाड़ी, और फिर इधर अगर बात करें जम्मू कश्मीर में शिवालिक हिमालय का जम्मू पहाड़ी, और इधर ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ इसी शिवालिक हिमालय का हिस्सा हैं। यहाँ पर दून और द्वार की घाटियाँ पाई जाती हैं। दून और द्वार की घाटियाँ। तो ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट मैंने बताए थे। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट बताए थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पीसीएस वगैरह के लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट ना होकर के, फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, इस क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रायद्वीपीय भारत आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रायद्वीपीय भारत मैंने उस पर कुछ मैप बना रखे हैं। सबसे पहले यहीं से मैं शुरू करता हूँ। ये हमारा कौन सा पर्वत है? गुजरात, राजस्थान और दिल्ली वाले क्षेत्र में विस्तृत है। तो हमारा सबसे पहले है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली, या अरावली श्रेणी डाल देते हैं। अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी की अगर बात करें
तो ये अरावली जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है भैया। कौन सा? अरावली, विश्व का सबसे प्राचीन। अरावली श्रेणी की अगर बात करें तो यह एक कैसा पर्वत है? एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अपशिष्ट पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका केवल शिष्ट बचा है, जिनका केवल कुछ भाग ही शेष बचा है। ठीक है, अपशिष्ट जो घिस चुके हैं, जो कट चुके हैं बहाव के द्वारा या किस चुके हैं। ठीक है, तो और ये चूंकि विश्व का सबसे प्राचीन है, बहुत समय से इसका अपर्दन हो रहा है, अपर्दित क्षेत्र है। ठीक, अरावली श्रेणी की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो विस्तार गुजरात में पालनपुर से, गुजरात में पालनपुर से दिल्ली, गुजरात में पालनपुर से कहाँ तक है? दिल्ली तक है। इसे दिल्ली में जरगा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सॉरी, उदयपुर में इसे जरगा पहाड़ी, दिल्ली तक है इसका विस्तार। दिल्ली में रायसीना हिल्स इसी पर है। ठीक है, गुजरात में इसका अरावली पर्वत की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अलवर जिले में किस नाम से? हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। ये हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। उदयपुर में जरगा पहाड़ी के नाम से, जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इसके उपनाम है। ठीक है, इन नामों से जानी जाती है। राजस्थान में ही इसे एक और उपनाम है इसका, राजस्थान में ही मेवात पहाड़ी के नाम से। किस नाम से? मेवात पहाड़ी के नाम से। ठीक है, अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर। ऊंचाई इसकी 1722 मीटर है। ये आबू पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर है? आबू पर्वत पर है। ये आबू पर्वत पर है। ठीक, अब आबू पर्वत पे ही एक और मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और मंदिर ये बनवाया, निर्माण किसने कराया है इसका? राजा विमल शाह। राजा विमल शाह ने इसका निर्माण कराया। ठीक है, अरावली पर्वत से अगर हम बात करें, अरावली श्रेणी से कुछ नदियां निकलती हैं, कुछ नदियां निकलती हैं। अब वो कौन कौन सी नदियां हैं? वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो यहाँ से हमारी पहली तो लूनी नदी निकलती है। पहली कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से बनास नदी निकलती है। बनास नदी चंबल की सहायक है। चंबल कहाँ से निकलती है? अगली वीडियो में मैं जब मालवा का पठार पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। चंबल मालवा के पठार से निकलती है। तो यहाँ से प्रमुख नदियों में लूनी और बनास नदियाँ, लूनी और बनास नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, और जो अरावली श्रेणी है, यह श्रेणी सांबा,
संगमरमर और सीसा, तांबा, संगमरमर और सीसा, चूना पत्थर, ठीक है, टिन के लिए प्रमुख है, यहाँ पर ये के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान वाले इलाके में टिन और तांबा पाया जाता है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये यहाँ की अरावली श्रेणी की कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। अरावली को हमने पढ़ा, देख लीजिए इधर मैप में। अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से नई दिल्ली तक है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर है, गुरु शिखर 1722 मीटर, गुरु शिखर 1722 मीटर, ठीक है। कौन सी श्रेणी है? अरावली, ठीक है, 1722 मीटर। यहाँ पर इसमें एक पहाड़ी है रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी, और इसी में हमारा राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पर है? अरावली पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अरावली श्रेणी में एक पॉइंट ये भी, रायसीना पहाड़ी पर, रायसीना पहाड़ी पर कौन सा? राष्ट्रपति भवन स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात में पालनपुर से दिल्ली तक है। अलवर जिले में इसे किस नाम से? हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से, उदयपुर में जरगा पहाड़ी के नाम से, और राजस्थान में मेवात, पूरे राजस्थान में अधिकांश जगहों पर मेवात पहाड़ी का नाम है। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा है, आबू पर्वत पर है। आबू पर्वत पर एक मंदिर है, कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसे राजा विमल शाह है, ठीक है। यहाँ पर लूनी, बनास, एक यहाँ पर सुवर्ण रेखा नदी भी बहती है, वो वाली नहीं जो हमारी छोटा नागपुर से निकल रही है, ठीक है। सारवी नदी निकलती है। तो ये, और इस श्रेणी का श्रेणी तांबा, संगमरमर, चूना पत्थर चिन्ह के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अरावली पर्वत। अब अरावली के बाद हम लोग नेक्स्ट उठाएंगे कौन सा? विंध्य पर्वत। हम लोग कौन सा उठाएंगे? विंध्य पर्वत। हाँ, हम लोगों ने अभी अरावली पर्वत पढ़ा, ठीक है। क्लास रुक गई थी किन्हीं कारणों से। आगे अब हम लोग विंध्य श्रेणी के बारे में देखते हैं। ये जो विंध्य श्रेणी है, ये अरावली और अरावली के नीचे यहाँ पर हमारा एक पठार है, ठीक है, मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। तो मालवा के पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में हमारी कौन सी जो है, कौन सा पर्वत है? हमारा विंध्य श्रेणी है। विंध्य श्रेणी 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है। विंध्य श्रेणी 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है। देखिए, विंध्य श्रेणी की बात करें तो ये मालवा के पठार के किस दिशा में? दक्षिण में, मालवा के दक्षिण में, और किसके? सतपुड़ा रेंज के उत्तर में, ठीक है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। तो ये हो गई। ये जो विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी ये क्या करती है? ये उत्तरी भारत व
प्रायद्वीपीय भारत के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, विंध्य श्रेणी हमारी यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर कामा हीरा, हीरा कहाँ पर? पन्ना में। वह भवन सामग्री के दृष्टिकोण से भवन सामग्री हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारी विंध्य श्रेणी थी। और हाँ, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर है विंध्य श्रेणी में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य जल विभाजन, विंध्य श्रेणी लाल बलुआ पत्थर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पॉइंट। तो विंध्य श्रेणी ये हो गई, ये हमारी विंध्य श्रेणी हो गई। ठीक है, इसके बाद यहीं पर इसके नीचे विंध्य श्रेणी, ये विंध्य श्रेणी ये 3 भागों में बची है। यह 3 भागों में, अब 3 भाग कौन कौन से हैं? कैमूर श्रेणी, कैमूर पर्वत, कामेत व भांडेर। यह भी एक कैसा? अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा अपर्दन हो चुका है। ये पर्वत के रूप में न हो करके यह एक पठारी भाग के रूप में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा विंध्य पर्वत था। अब विंध्य के बाद हमारा अगला कौन सा रेंज आता है? देखिए यहाँ पर ये हमारी विंध्य है, ये हमारी कौन सी है? ये विंध्य श्रेणी है। और इसके दक्षिण में हमारी कौन सी बहती है? ये यहाँ से ये निकल के ताप्ती नदी बहती है, ये ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी। और यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत है, महादेव और मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत से ताप्ती नदी नर्मदा नदी मैकाल पर्वत से जो है अमरकंटक चोटी से नर्मदा निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सतपुड़ा। अब सतपुड़ा के बारे में देख लेते हैं। सतपुड़ा में भी 3 शिखर है। सतपुड़ा में कितने शिखर हैं? 3 शिखर हैं। ठीक है, इसको मैं बिगाड़ दूं, समझ में आ गया होगा आपको। ये एक पठारी भाग के रूप में उपस्थित है जो हमारी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा में 3 श्रेणियां हैं। एक कौन सी? स्वयं सतपुड़ा। दूसरी कौन सी? महादेव। तीसरी कौन सी? मैकाल। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। ये जो सतपुड़ा है ये एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत का उदाहरण। सतपुड़ा पर्वत ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में, ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है सतपुड़ा पर्वत का विस्तार अगर देखें, विंध्य का विस्तार मध्य प्रदेश में था, अरावली का गुजरात, राजस्थान और दिल्ली
सतपुड़ा का विस्तार जो है मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़। ये हमारा सतपुड़ा का अगर विस्तार हम लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश कामा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो ये हमारा ये हो गया सतपुड़ा। ठीक है, अब और अगर यहाँ पर मैं सतपुड़ा के बारे में बात करूं, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। और ये धूपगढ़ कहाँ पर है? महादेव पर्वत में है। सर्वोच्च चोटी अगर बात करें, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ कहाँ है? महादेव पर्वत पर। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर, ये महादेव में है। ठीक है, और इसकी भी सर्वोच्च है, इसकी भी सर्वोच्च, पूरे की सर्वोच्च और महादेव की सर्वोच्च है। मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, अमरकंटक मैकाल की सर्वोच्च चोटी है। और अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, या मैकाल से सीधा लिख देता हूँ, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से 2 नदियां कौन कौन सी? नर्मदा कामा सोन नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। महादेव पर्वत से ताप्ती नदी निकलती है, का उद्गम होता है, ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती, ये दोनों नदियां अपने मुहाने पर, मुहाना समझ रहे हैं जहां पे इन नदियों का अंत होता है, अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती हैं। और डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि ये पहले से ही भ्रंश घाटी में दरार में बह रही हैं। ढलान है तो जो कुछ लेके आई है सब समुद्र में लेके चली जाती है। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन सी नदियां? नर्मदा नहीं बनाती है तो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियां? हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियां, हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियां। ठीक है, हाँ, जो हमारा मैकाल पर्वत है, महानदी इसे काटती है। मैकाल को महानदी काटती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये सतपुड़ा हमारा खत्म हो गया। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, मैकाल का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम होता है महादेव पर्वत से, नर्मदा और सोन का उद्गम होता है मैकाल पर्वत से। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं और ये अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुअरी। सतपुड़ा कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा कैसा? ब्लॉक पर्वत है और नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। आइए देखते हैं, ये हमारी नर्मदा है और ये हमारी ताप्ती नदी है। दोनों नदियां अरब सागर में आती हैं। ठीक है, सतपुड़ा जो ये नाम लिखा है इसको राजपीपला भी कहते हैं।
राजपीपला की पहाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है, इसको सतपुड़ा को राजपीपला पहाड़ी भी कहते हैं। तो राजपीपला की पहाड़ी, तो इस संपूर्ण समूह को क्या कहते हैं? सतपुड़ा नाम दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में इसका विस्तार। क्लियर है? तो ये सतपुड़ा हमारा खत्म हो गया। अब महादेव अरावली पढ़ लिया, फिर विंध्य पढ़ लिया, और अब हमने क्या पढ़ा? सतपुड़ा। अब हमने क्या पढ़ा? सतपुड़ा। अब सतपुड़ा के बाद हमारी यहाँ पर एक पहाड़ी ये दिखाई दे रही है, इसे हम लोग सतमाला पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सतमाला पहाड़ी के नाम से। सतमाला पहाड़ी के बारे में अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा में सतमाला पहाड़ी कहाँ पर है? और ऊपर भी सतमाला पहाड़ी सतमाला पहाड़ी गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। इसे नासिक का ज्वेल भी कहा जाता है, आभूषण। ठीक है, सतमाला पहाड़ी, इसके बारे में बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सतमाला पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये गुजरात और एमपी की सीमा पर, गुजरात व एमपी की सीमा पर इसे नासिक का ज्वेल भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछेगा तो वो क्या पूछेगा? पहली चीज तो सतमाला पहाड़ी कहाँ पर है? किन राज्यों से? सतमाला का संबंध किन राज्यों से है? पहला वो हो गया। दूसरा, यहाँ से नासिक के ज्वेल के नाम से जाने जाने वाली पहाड़ी का नाम सतमाला। मैप में आप अगर देखना चाहें तो ये है हमारी सतमाला पहाड़ी, ये बनी हुई है। तो हमने क्या पढ़ा? सतमाला पहाड़ी। ठीक है, सतमाला के बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ऊपर की पहाड़ियां पढ़ लेते हैं। जैसे कच्छ की पहाड़ी सबसे पहले, ये है हमारी, ये हमारी थी सतमाला, और ये है हमारी कच्छ। ठीक है, तो कच्छ की पहाड़ी देख लेते हैं। कहाँ पर है? गुजरात में है। कच्छ की पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, कच्छ प्रायद्वीप में। और यह भूकंपीय दृष्टिकोण से, भूकंपों से प्रभावित रहने वाली पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? कच्छ। गुजरात में कच्छ प्रायद्वीप में है। कच्छ प्रायद्वीप में, यहीं पर कच्छ राष्ट्रीय उद्यान भी है। कच्छ हो गया ये कच्छ। कच्छ के बाद ये हमारी मांडव और गिरनार पहाड़ियां हैं। ठीक है, मांडव और गिरनार पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो हमारी अगली मांडव पहाड़ी देख लेते हैं। मांडव पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है। काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। यहाँ से महत्वपूर्ण ज्यादा पॉइंट यहाँ पर है नहीं, जो भी है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से बारडा नदी निकलती है। बारडा नदी का उद्गम होता है कहाँ से? मांडव पहाड़ी। ठीक है, ये मांडव पहाड़ी है। मांडव, ये कौन सी पहाड़ी है? मांडव पहाड़ी है। ये गुजरात में, ये कच्छ है। अब नीचे ये गिरनार पर्वत है। कौन सा पर्वत है? गिरनार या गिर पहाड़ी, गिरनार पर्वत। इसको भी देख लेते हैं। गिरनार पर्वत या गिर पहाड़ी,
गिरनार पर्वत या गिर पहाड़, ठीक है। यह एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर पाए जाते हैं। एशियाई बब्बर गिर राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है गोरखनाथ है। ये पूछा गया है। सर्वोच्च शिखर इसका गोरखनाथ, गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गोरखनाथ। तो ये हमने गुजरात की पहाड़ियां पढ़ी। अब गुजरात के बाद हमारा ये यहाँ पर एक पर्वत है अजंता, अजंता पहाड़ी, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए देखते हैं। अजंता की गुफाएं आप सभी ने पढ़ी होंगी। तो हमारा कौन सा? अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर 29 गुफाएं, ठीक है, आधुनिक शैलाश्रय पाए गए हैं। यहाँ पर, और इन्हीं को क्या कहते हैं? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा निर्मित है। गुप्त शासकों द्वारा निर्मित। कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। अजंता की पहाड़ी पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो और ये जो अजंता पहाड़ी है ये ताप्ती नदी के दक्षिण में है। ध्यान देख ही रहे हैं आप, ताप्ती नदी और ताप्ती के दक्षिण में ये अजंता पहाड़ी। ये हो गया। अब अजंता के बाद अगली पहाड़ी है हमारी बालाघाट। ये देखिए, बालाघाट के बाद हरिश्चंद्र। अगर इनके क्रम भी आते हैं कभी लगाने को तो आप सीरियल से देख लीजिए, मैप याद रखिए, आपको दिमाग में चली जाएंगी। तो हमने पढ़ा सतमाला गुजरात एमपी की सीमा पर, और नासिक का ज्वेल किसे कहते हैं? नासिक का ज्वेल कहते हैं सतमाला पहाड़ी, ठीक है। भूकंपों से प्रभावित रहने वाली भारत की जो है कौन सी पहाड़ी है? कच्छ पहाड़ी। मांडव पहाड़ी में ये बारड़ा नदी के है। यहाँ पर कौन सी नदी? बारड़ा। बस यहाँ पे मांडव पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। ये याद रखिएगा ज्यादा। गिरनार पर्वत का सर्वोच्च शिखर दिमाग में रखिएगा, ये गोरखनाथ है। कहाँ पर है? गोरखनाथ, गुजरात में, ठीक है। और एशियाई बब्बर शेर आपको जनरली पता ही होगा, ठीक है, यहीं पर पाए जाते हैं। अजंता पहाड़ी में 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ, ठीक। अब हमारा अगला अजंता के बाद कौन सा आएगा? अजंता के बाद बालाघाट, ठीक है। बालाघाट उठा लेते हैं, ठीक है, इसको साफ करेंगे हम लोग। बालाघाट जो है ये भी महाराष्ट्र में है। बालाघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक। ये देखिए सामने आपको मैप में दिखाई दे रहा है। इस बालाघाट से मंजरा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? मंजरा नदी निकलती है। मंजरा किसकी सहायक है? मंजरा किसकी सहायक है? तो मंजरा गोदावरी की सहायक है। मंजरा किसकी सहायक? गोदावरी की सहायक है, ठीक है। गोदावरी नदी त्रयंबक चोटी नासिक से निकलती है। तो ये जो बालाघाट पहाड़ी है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, देख लीजिए, महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा के दक्षिण में,
सतपुड़ा के दक्षिण, मैप में आपको दिखाई दे रहा है ये सतपुड़ा ताप्ती नदी के दक्षिण में, हरिश्चंद्र के उत्तर में। तो यहाँ पर है बालाघाट पहाड़ी से मंजरा नदी का उद्गम होता है। बालाघाट पहाड़ी मैग्नीज भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज भंडारण से यहाँ पर और भी खनिज पाए जाते हैं, जैसे आपके पायराइट, डोलोमाइट और लाइमस्टोन भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कौन सा है? मैग्नीज। पायराइट, डोलोमाइट, पायराइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन भी उपस्थित है यहाँ पर मुख्यतः यह किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए। मंजरा नदी का उद्गम यहीं से होता है। मंजरा गोदावरी की सहायक है। अब गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्रयंबक चोटी, नासिक से। ठीक है, तो याद रखिएगा, नदियों वाले सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बालाघाट पहाड़ी है। अब बालाघाट के नीचे यहाँ पर महत्वपूर्ण ये मैग्नीज वाला पॉइंट ज्यादा है, मंजरा नदी भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद बालाघाट के नीचे हमारी कौन सी पहाड़ी है? हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र पहाड़ी, ठीक है। हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पर है? यह भी हमारी महाराष्ट्र में है। और हरिश्चंद्र पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है ये कलसुबाई है। कलसुबाई। हरिश्चंद्र पहाड़ी कृष्णा व गोदावरी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कामा कृष्णा गोदावरी, कामा गोदावरी भीमा के बीच, गोदावरी के व भीमा, भीमा किसकी सहायक है? भीमा कृष्णा की सहायक है। तो इन दो नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी श्रेणी? हरिश्चंद्र। जल विभाजक का कार्य, ठीक है। ये हमारी कौन सी नदी है? ये हमारी भीमा नदी। और ये भीमा, ये कृष्णा, ये कृष्णा, ठीक है। मैप में आप देख पा रहे हैं। और ऊपर यहाँ से हमारी नदी निकल के जा रही है गोदावरी, और इन दोनों के बीच में कौन सी श्रेणी है? हरिश्चंद्र श्रेणी। तो ये इन दोनों के बीच जल विभाजक है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर आपको बताया। हरिश्चंद्र पहाड़ी, इसका सर्वोच्च शिखर कलसुबाई जो है, ये पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। कलसुबाई के इसका पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर भी है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है। और कहाँ पर है? हरिश्चंद्र पहाड़ी में है। कहाँ पर है? हरिश्चंद्र। इसकी कलसुबाई की ऊंचाई जो है वो 1646 मीटर है। 1646 मीटर। तो हम लोगों ने हरिश्चंद्र पढ़ेंगे। और इसी के नीचे हमारा एक और लिखा है महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट का ये भी हिस्सा है, महाबलेश्वर चोटी। तो ये है हमारी महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? कृष्णा नदी का उद्गम है।
तो ये हमारी महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हो गई। ये हमारी कहाँ की? महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। अब नीचे हमारा इसके कर्नाटक है। कर्नाटक में 3 पहाड़ियाँ हैं हमारी। कितनी पहाड़ियाँ? 3। पहली हमारी अगर बात करें तो ये है हमारी चित्रदुर्ग, केवल इसका नाम ही पर्याप्त है, चित्रदुर्ग पहाड़ी। दूसरी हम अगर नाम लें, ये बहुत फेमस है, बाबा बूदन की पहाड़ी। और तीसरी अगर हम बात करें तो ब्रह्मगिरि पर्वत, ब्रह्मगिरि पर्वत। इन तीनों के बारे में जिक्र कर लेते हैं, है ना? तीनों के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं बिगाड़ देता हूँ। ये जो चित्रदुर्ग है इसका नाम ही पर्याप्त है, ठीक है। नाम क्या है? चित्रदुर्ग का किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, और इसमें कोई विशेष तथ्य नहीं है, ठीक है। दक्कन के पठार का हिस्सा है ये, दक्कन के पठार का हिस्सा है, ठीक है। दूसरी हमारी कौन सी है? बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी ये हमारी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में है। किस जिले में है? चिकमंगलूर जिले में है बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी चिकमंगलूर जिले में है। दूसरी चीज इस पहाड़ी की यह है कि यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बूदन की पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ केमागुंडी हिल स्टेशन पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल, ठीक है। और बाबा बूदन के पहाड़ियों की और अगर मैं यहीं पर बात करूं तो इसका सर्वोच्च शिखर जो है, बाबा बूदन के पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का नाम है मलयगिरी। तो यहाँ पर देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मलयगिरी पर्वत कहाँ पर है? मलयगिरी पर्वत है उड़ीसा में। मलयगिरी पर्वत कहाँ पर है? उड़ीसा में। और मलयगिरी चोटी कहाँ पर है? तो ये मलयगिरी चोटी है कर्नाटक में है, बाबा बूदन की है। बाबा बूदन की पहाड़ियों पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका नाम है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये हमारी थी बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। बाबा बूदन की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है मलयगिरी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा हिल स्टेशन? केमागुंडी हिल स्टेशन। अगर बाबा बूदन की बात करें तो ये चिकमंगलूर जिले में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। क्लियर हो गया? ये बाबा बूदन की पहाड़ी होगी। बाबा बूदन के बाद अगली है ब्रह्मगिरी। अगली कौन सी है? ब्रह्मगिरी है, ठीक है। और ब्रह्मगिरी पर्वत पर अगर मैं बात करूं तो कोई विशेष नहीं है, ब्रह्मगिरी पर्वत। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। और इससे कावेरी नदी का उद्गम होता है, इससे कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। तो ये हमारे कर्नाटक के तीनों पर्वत हो गए, चित्रदुर्ग, बाबा बूदन और ब्रह्मगिरी। कभी कभी नंबरिंग लगा देता है, 1 2 3 और 1 1 4। इनके नाम सीरियल से मिलाइए या नाम सीरियल से लिखिए, ऐसे क्वेश्चन भी दे देते। तो ये मैथ उन टाइप के क्वेश्चनों में आपकी फायदा करेगा, क्लियर?
तो ये हो गई। अभी इसी ब्रह्मगिरी कर्नाटक के नीचे एक पर्वत है हमारा नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत? नीलगिरी पर्वत है हमारा। और नीलगिरी पर्वत की अगर हम बात करें तो इसको बिगाड़ दूं, मैं साफ कर दूं। ब्रह्मगिरी पर्वत, सॉरी नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु और केरल, ठीक है। ब्रह्मगिरी नीलगिरी पर्वत मुख्यतः तमिलनाडु, ठीक है, और तमिलनाडु के साथ साथ कहाँ पर? केरल में भी है। ये है ब्रह्मगिरी, सॉरी नीलगिरी। ये कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत को पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट की कुंजी कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर दोड्डा बेटा है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति निवास करती है, और टोडा जनजाति पशुपालन का कार्य करती है। नीलगिरी पर्वत की ही अगर बात करें तो यहाँ पर एक हिल स्टेशन है और इसका नाम है, एक पर्यटक स्थल है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी। नीलगिरी पर्वत को मैं बताऊंगा फिर किसी क्लास में अगर यहाँ याद आता है। ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ब्लू माउंटेन, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है नीलगिरी पर्वत के बारे में। इसे नीलगिरी पर्वत को यूनेस्को द्वारा जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। रिजर्व क्षेत्र घोषित किया। तो ये हमारा नीलगिरी पर्वत है, ये हमारा नीलगिरी पर्वत है। यहाँ पर नीलगिरी वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है। नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये हमारा नीलगिरी हो गया। तमिलनाडु मुख्यतः ये तमिलनाडु में है, केरल की सीमा से केवल है, सीमा से सटा ये। पूर्वी पश्चिमी घाट की कुंजी कहा जाता है। सर्वोच्च शिखर दोड्डा बेटा है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोड्डा बेटा है। अब नीलगिरी के बाद तुरंत नीचे ये हमारा एक पर्वत है, इसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई पहाड़ी। इसी नीचे में बनाई देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर। पहाड़ी, और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे खास विशेषता है इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? अनाईमुडी। यह अनाईमुडी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची है। भारत का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? अनाईमुडी। कौन सा? अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। यह जो अन्नामलाई पहाड़ी है इसे
एलिफेंटा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा पहाड़ी भी नाम दिया जाता है। अन्नामलाई पहाड़ी जो है प्रायद्वीपीय भारत का, और ये केरल और तमिलनाडु राज्य में है। मैप में आप देख लें तो ये है अन्नामलाई पर्वत, ये है नीलगिरी, ये है ब्रह्मगिरी, ये है बाबा बुदन और ये है चित्रदुर्ग। तो ये हो गई हमारी अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई। अब अन्नामलाई के बाद सबसे नीचे महेंद्रगिरी आता है। तो इलायची पर्वत, इलायची का सर्वोच्च शिखर या भारत की दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा नीलगिरी तमिलनाडु और केरल की सीमा से सटा पूर्वी और पश्चिमी घाट की कुंजी का सर्वोच्च शिखर दोड्डा बेटा। यहाँ पर कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? नीलगिरी को। यूनेस्को द्वारा जैवमंडल रिजर्व घोषित और नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? अन्नामलाई पहाड़ी पड़ा। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। किसकी? अन्नामलाई की और प्रायद्वीपीय। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। ये पूछ सकता है मीटर। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च एलिफेंटा पहाड़ी भी इसे कहते हैं और केरल तमिलनाडु में। ठीक है। अब हम लोग आगे क्या डालेंगे? इलायची पहाड़ी। ठीक है, इलायची पहाड़ी। मैं इसको साफ कर दूं। इलायची पहाड़ी की अगर हम बात करें, जैसे दूसरा नाम इसका है कार्डमम पहाड़ी। इसका दूसरा नाम क्या है? कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कार्डमम पहाड़ी। इलायची नाम इसको क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर इलायची का अच्छा उत्पादन होता है, इसलिए इसका नाम इलायची पहाड़ी है। ठीक है। इलायची पहाड़ी। अब इलायची पहाड़ी की अगर मैं बात करूं, दूसरा नाम इसका कार्डमम पहाड़ी। दूसरा नाम कार्डमम पहाड़ी। ठीक है। इसके ये केरल और तमिलनाडु में है। इलायची पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो जो इलायची पहाड़ी है, यहाँ इलायची व चाय का अच्छा उत्पादन होता है। ठीक है। इलायची पहाड़ी ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी। ये क्या है? भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। इलायची पहाड़ी का इसका सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। क्या है? अब महेंद्रगिरी दो जगह मिलेगा। एक पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम, दूसरा महेंद्रगिरी 1500 मीटर, 1501 मीटर। ठीक है। तो इलायची पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग तमिलनाडु की पहाड़ियों में चलते हैं। तमिलनाडु की पहाड़ियों में चलते हैं। ठीक है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो सबसे ऊंचे हमारी ऊपर तमिलनाडु में ये है हमारी जवादी पहाड़ी, ये है हमारी सेवराय, ये है हमारी पंचमलाई पहाड़ी, और ये है हमारी पलानी पहाड़ी। ठीक है, पलानी। इन चारों का डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इलायची पहाड़ी, कार्डमम केरल तमिलनाडु में इलायची और चाय का अच्छा भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है और इसका सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत है, चोटी है मुख्य भूमि की। अब सॉरी, हम लोग डालेंगे
जवादी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जवादी पहाड़ी डाल देंगे। अब जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में है। जवादी पहाड़ी ये तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में है। जवादी पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम हेतु प्रसिद्ध, यहाँ एल्यूमिनियम का उत्पादन और भंडारण है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जवादी पहाड़ी। ठीक है, भंडारण है, एल्यूमिनियम का भंडारण है यहाँ पर। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। जवादी, जवादी के बाद हमारी अगली लिखी हुई है सेवराय पहाड़ी। सेवराय पहाड़ी, इसको भी यहीं देखते हैं। तमिलनाडु में, मध्य तमिलनाडु। मैप में आप देख रहे हो, ये देखिए मध्य तमिलनाडु। तो सेवराय पहाड़ी, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है सन्यासी मलाई। क्या नाम है? पूछा नहीं जाएगा, इसका केवल नाम सन्यासी मलाई। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ है? यही पर्याप्त है, तमिलनाडु। जवादी कहाँ है? तमिलनाडु। एल्यूमिनियम ये पूछा जा सकता है। ये सभी पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये भी सेवराय। और सेवराय के बाद अगर हम बात करें, इन्हें डफ पहाड़ियाँ भी कहते हैं। सेवराय पहाड़ियों को डफ पहाड़ी नाम दिया जाता है। सेवराय के बाद अगली पंचमलाई। ठीक है, पंचमलाई। अब ये जो पंचमलाई है कहाँ पर है? तमिलनाडु। मैप में आप देखिए, ये पंचमलाई, ये सेवराय, ये जवादी। तो पंचमलाई पहाड़ी जो है, ये पंचमलाई तमिलनाडु में है। दूसरी बात यहाँ लिग्नाइट कोयला के भंडार। और पंचमलाई की ही अगर मैं बात करूं तो इसे दूसरा उपनाम दिया जाता है। इसका उपनाम है ग्रीन माउंट। ग्रीन माउंट के नाम से किसे? पंचमलाई को। लिग्नाइट के भंडार कहाँ पर? पंचमलाई में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, अब आखिरी कौन सी है हमारी? पलानी पहाड़ियाँ या पलनी पहाड़ियाँ। ठीक है, अगर मैं बिगाड़ दूँ तब फिर लिखता हूँ। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? पलनी पहाड़ी। पलनी पहाड़ी पर एक पर्यटक स्थल है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पलनी पहाड़ी, पलनी पहाड़ी। पलनी पहाड़ी कहाँ? तमिलनाडु में। पलनी पहाड़ी कहाँ? तमिलनाडु। और पलनी पहाड़ी पर अगर बात करें तो पर्यटक स्थल पूछा जा सकता है कोडाई कनाल। पर्यटक स्थल कोडाई। पलनी पहाड़ी की ही अगर मैं बात करूं, पलनी पहाड़ी, यहाँ से समुखता नदी निकलती है, का उद्गम होता है। समुखता नदी का उद्गम। समुखता नदी किसकी सहायक है? एक कावेरी की सहायक है।
और पलनी पहाड़ी पर पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु, यहाँ पर समुद्रा नदी है। और यहाँ पर एक पॉइंट और है आपका पलनी पहाड़ी पर, वो ये है कि यहाँ इसका सर्वोच्च शिखर वेम्बदीसिडा है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? वेम्बदीसिडा। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये। तो हम लोगों ने ये तमिलनाडु की पहाड़ियाँ जवादी, तेवराई, पंचमलाई और पलनी पहाड़ियाँ पड़ी। अब इसके बाद और ऊपर थोड़ा सा बढ़ें तो हमारी कुछ और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ, अब आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सबसे पहले पालकोंडा को उठाते हैं, ठीक है। पालकोंडा की पहाड़ी जो है ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश में तो है ही है, ये आध्यात्मिक खनिज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आध्यात्मिक खनिज। पालकोंडा नाम पर्याप्त है। पालकोंडा, आंध्र प्रदेश। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ किसकी? आध्यात्मिक खनिजों की प्रमुखता है। आध्यात्मिक खनिज की प्रमुखता कहाँ पर? पालकोंडा। पालकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पालकोंडा के बाद हमारी नल्ला मलाई या नन्ना मलाई कहते हैं, नन्ना मलाई। और नन्ना मलाई या नन्ना मलाई तो ब्लैक पर्वत, ब्लैक माउंटेन, ब्लैक पर्वत नाम दिया जाता है इसको, नल्ला मलाई से। यह भी हमारी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब मैप में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर नन्ना मलाई, कौन सी? पालकोंडा, फिर नल्ला मलाई, ठीक है। तो हमारी जो इसका नाम क्या दिया जाता है? ब्लैक पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 गुजरा है, पूछा गया है ये पॉइंट। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 यहीं से गुजरा है, आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई है। और नल्ला मलाई के बाद यहाँ पर और कौन सी है? तो एक शेषाचलम पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? शेषाचलम। ये भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कोई महत्वपूर्ण विशेष नहीं है यहाँ पर शेषाचलम में, ठीक है। यहाँ पर ये 7 पहाड़ियों का समूह है। 7 एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, 7 पहाड़ियों का समूह। यहाँ हिंदू तीर्थ स्थल तिरुपति, पहाड़ियों पर हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा? तिरुपति है, ठीक है। और इसे 2011 में जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया, किसको? ऐसा। और रंपा पहाड़ी के नाम ही पर्याप्त है। रंपा, रंपा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ की हो गई? आंध्र प्रदेश की पहाड़ी। अब इसके बाद ऊपर उड़ीसा और फिर हमारी राजमहल पहाड़ी का बात केवल बात बचेगी। तो उड़ीसा में सबसे पहले नीचे से ही लेते हैं हम लोग, और सबसे पहले नायागढ़ की पहाड़ी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? पालकोंडा में आध्यात्मिक खनिज, नल्ला मलाई में ब्लैक फॉरेस्ट उपनाम इसका और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9। इसके बाद शेषाचलम आंध्र प्रदेश में 7 पहाड़ियों का एक समूह उसके बीच में।
और हिंदू तीर्थ स्थल यहाँ पर तिरुपति पाया जाता है और 2011 में इससे क्या घोषित किया गया, जैव मंडल। ठीक, अब आगे हम लोग और आगे बात बढ़े थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारी जो अगली पहाड़ी है वो नीचे से फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे हम लोग उड़ीसा में। मैप में आप देख रहे होंगे एक एक नाम लिखे हुए हैं बराबर। तो ये हमारी पालकोंडा थी, नन्नामलाई, शेषाचलम और रंपा। रंपा के बाद अब नायागढ़, रंपा के बाद अब नायागढ़। चलिए नायागढ़ की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, आप सभी जान ही रहे हैं। पूर्वी घाट का हिस्सा पूर्वी घाट हिस्सा नायागढ़ पहाड़ी में खनिज पाए जाते हैं। खनिज के दृष्टिकोण से उड़ीसा में है। ये कौन कौन से? लौह अयस्क, मैग्नीज और लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज भंडारण में उड़ीसा पहले, लौह अयस्क में उड़ीसा, तो ये इनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नयागढ़ का। नयागढ़ के बाद हमारी और ऊपर बढ़ेंगे तो मलयगिरी है, और मलयगिरी पर्वत भी कहाँ पर है हमारा? उड़ीसा में ही है। मलयगिरी, मलयगिरी का उड़ीसा पहली चीज, कोई इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर वो भी मलयगिरी है। ये भी पूर्वी घाट का हिस्सा है। मलयगिरी के बाद गड़जात पहाड़ी है। ठीक है, जिनसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं रहा है, गड़जात का नाम केवल लिख लीजिए। गड़जात पहाड़ी ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। और लास्ट है हमारा कौन सा? राजमहल पहाड़ी। इसका नाम और डिटेल भी लिखना है। राजमहल, ये हमारी छोटा नागपुर के पठार, के पठार का पूर्वी हिस्सा है। राजमहल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। पारसनाथ। तो राजमहल और इसके बारे में हम लोगों ने अगले क्लास में डिस्कस किया भी है। इसका राजमहल पहाड़ी, छोटा नागपुर, ये राजमहल पहाड़ी या छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। अब खनिज संपदा होने के कारण इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश। राजमहल पहाड़ी का एक हिस्सा मेघालय के पठार के रूप में उपस्थित है, दंशन के कारण इससे अलग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्वतों का पूरा एक सेगमेंट है। यहाँ पर मैं चूंकि एक तो पूर्वी घाट के हिस्से से, पूर्वी घाट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो उसको भी आप यहाँ पर जान लीजिए। ठीक है, तो पूर्वी घाट का ये क्वेश्चन भी मैंने जैसे पश्चिमी घाट बताया, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है, हरिश्चंद्र श्रेणी पर। कलसुबाई, हरिश्चंद्र। उसी प्रकार पूर्वी घाट का भी तो सर्वोच्च शिखर होगा। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम है। आंध्र प्रदेश में। दूसरे पर इसका जो दूसरा है वो है महेंद्रगिरी। इसको भी कहीं कहीं लगा देते हैं पहले पर, ये उड़ीसा में। ठीक है, तो बस ये इतना ही और ये टॉपिक हमारा खत्म होता है।
प्रायद्वीपीय भारत के सभी पर्वतों का मैंने एक एक करके बाकायदा डिस्कशन किया। इससे संबंधित सभी फैक्ट, सभी आने वाले क्वेश्चन टाइप से यहाँ पर डिस्कस किए गए। ठीक है, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे फैक्ट समझ में आए होंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के दर्रों का जिक्र करेंगे और यहीं पर आज की क्लास हम इसको रोकते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को देखें, समझें और यदि समझ में आ रहा है तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और अपने रिव्यू जरूर दें। आप वीडियो की रेटिंग भी कर सकते हैं, यदि अच्छा लगे या ना अच्छा लगे तब भी पर आप स्टार रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेंस में होंगी।